थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे, और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। वंदना, आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। वंदना हम महिलाओं की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, जितनी भी पुरुष मानसिकता है, महिलाओं की वंदना इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान, जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान। जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें अधिकार चाहिए। दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। यह हमारी करुणा है, हमारी ममता है कि हम आपको, अपने आप को आपके सामने दया का पात्र बनने देते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी करुणा है। हम आज इस नए सदन में बैठे हुए हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, जो पुराना सदन है वो घड़े का पानी है और ये जो नया है रेफ्रिजरेटर का पानी है। और घड़े के पानी की जो महक होती है ना, वो जिंदगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं। बस इतना फर्क है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये फर्क इस पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्यों है। मैं जरूर बोलूंगी कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब को मैं लोकसभा में कल सुन रही थी टीवी में बैठकर, आप बड़ी बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। 13 साल से हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान से हम वंचित हैं, लेकिन मुझे आपके इस बिल में षड्यंत्र नजर आता है। 13 साल से राज्यसभा में हम लोगों ने पारित किया था और आज आप इसको लेकर आए हैं, अरे प्लीज सुनिए ना।
आज आप इसको लेकर आए हैं 9.5 साल के बाद। 2014 में आप सत्ता में आए, आपके मैनिफेस्टो में था महिला आरक्षण देना है। 9.5 साल क्यों लग गए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रचार करना था। जो लाइमलाइट लेने की आदत आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को भी आपने यूज किया है। तीसरा सवाल, आपने कहा जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल कि अगर हम ये नहीं कहते तो आप पीआई लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी लगाने से पहले किसी से चर्चा भी नहीं की और 155 लोग लाइनों में मार दिए, तो अभी ऐसी कौन सी बाधा है? आप वो लोग हैं जो किसान का कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बाधा नहीं बनी। 1 साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे। मैं आपसे सवाल करती हूं कि फिर महिलाओं के रिजर्वेशन के अधिकार में ये परिसीमन की, ये जनगणना की, सीट के रोटेशन की जो आपने बाधा लगाई है, क्या ये चुनावी एजेंडा है 2024 का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाना है? मैं आपसे आपकी नियत और अपने कांग्रेस की नियत के बारे में सफाई देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। आप महिमा मंडल कर रहे हैं कि आप महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए, लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि 9 मार्च 2010 में जब यूपीए 2 राज्यसभा में जब ये बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के 1 साल के बाद, यानी कि हमारी मंशा आने वाले लोकसभा में इसका प्रचार करना नहीं था। 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था। हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्तिकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटरव्यू की एक संक्षिप्त शब्दों को याद करना चाहती हूं कि महिलाओं के मामले में जो हिंदुस्तानी पुरुष है वो डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ तो वो ऊंचे सिंहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है, तब वो अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया, वो भी ट्राइबल। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि देखिए, हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना, परिसीमन, रोटेशन को दरकिनार करके आप महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे। आखिर क्यों नहीं आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना चाहते हैं? मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमारा जो महिलाओं को मजबूत करने का जो महिला का बिल था, वो यूपीए 2 में जो राज्यसभा में पास हुआ, हम चाहते हैं कि ये जो आपने नारी शक्ति का वंदन विधेयक का नाम दिया है, इसको समानता का अधिकार दे, हमें वंदना और पूजा नहीं करें। इसके साथ मैं आपसे जरूर कहूंगी कि हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो, SC ST के साथ ओबीसी महिलाओं को भी अधिकार मिले, क्योंकि हमारी और आपकी जैसी महिलाएं संघर्ष करके आई हैं, कल भी आ जाएंगी। हमें भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस राजनीति के फील्ड में, इस मैदान में एक अकेली महिला अगर वो समाज के लिए अच्छा भी करती है,
लेकिन इस राजनीति के दलदल में उसका अकेले कूदना, संघर्ष करना आज भी बहुत जटिल है। क्योंकि अगर महिला मजबूत है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, अपनी राय रखना चाहती है, वो जो पुरुष मानसिकता है उसको गवारा नहीं है। हम चाहते हैं, मैं अपनी पक्ष की महिलाओं से भी कहूंगी कि जब मणिपुर की घटना घटी, जब किसी भी रेप की घटना घटती है, जब हमारी पहलवान बच्चियां बैठती है, आपका समय तो समाप्त हो रहा है। समानता का अधिकार दिया है आपने महिलाओं को, ऐसा अधिकार दिया है समानता का अपने महिला मंत्रियों को कि उनको कह दिया जाता है कि एक शब्द भी महिला के शोषण के खिलाफ आपका निकलना नहीं चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। अब बदल गई है ये पहचान, नारी की ना साड़ी परिभाषा। वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज सभापति की चेयर में हमारी ओलंपियन पीटी उषा जी बैठी हैं। मेरा बचपन का सपना था, जब मैं पूजा में जाती थी और गॉड से विश करती थी, मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था कि मुझे पीटी उषा जी की तरह गोल्ड मेडल लेना है। एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। यही कह के मैं, ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि ये आपके झोले में पिटारे में चला नहीं जाए। और ये जो 2019 का आपने झुंझुना पकड़ाया है, अगर सही मायने में आप महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो कुछ तोड़ निकालिए और ये परिसीमन और जनगणना से पहले महिलाओं का हक उनके सामने रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रजनी अशोक राव पाटिल। इधर 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 कभी उधर नहीं जाएगी। You have 10 धन्यवाद minutes. महोदया। Yes, you have 10 minutes. धन्यवाद देती हूँ आपको मुझे बोलने का मौका दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 1 से 28वां संशोधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज मैं खुद को बहुत गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव विभोर महसूस करती हूँ। और आज याद आती है मुझे मेरे नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिनके दूरदृष्टि से और जिनके विजन से ये महिलाओं का आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारी जैसी 15 लाख महिलाएं आज देश में अलग अलग जगह पे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम कर रही है। इस देश की नींव का एक हिस्सा बन के खड़ी है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है
कि पहली 92 में जब ये लागू हुआ महिला आरक्षण विधेयक और 93 में उसी के तहत में जिला परिषद में बीड़ से मैं पहली बार यहाँ चुन के आई थी। तो ये मेरी जो जर्नी है वो जिला परिषद से लेके यहाँ तक वो सिर्फ पॉसिबल हुई क्योंकि मेरी पार्टी के नेता उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये बिल लाया था। 1989 में राजीव जी ने पहली बार ये बिल लाया, लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोग आज वंदन करना चाहते हैं हमें, उन लोगों ने उसको पराजित कर दिया और उनके कारण वो हमारा बिल पराभूत हो गया। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये जो हुआ उसमें उसके तहत 1/3 हिस्सा, 1/3 महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी, और ये सब ठाकुर की से, जो ठाकुर की अभी बात हुई, ठाकुर की से राज करने लगी। तब भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कुछ लोगों ने कि मिस्टर सरपंच, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया, मिस्टर सरपंच, कि हम नहीं काम करेंगे, उनके पति काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारे काम हमने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए और बाद में हम सब समझने लगे कैसे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार जागरूक करने का काम अगर यहाँ पे इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहती हूँ कि 1996 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में आया तब भी मैं लोकसभा में सदस्य थी। तो हमेशा महिला आरक्षण का बिल जब भी आता है उसका एक एक सीढ़ी चढ़ के 30-35 साल का ये हमारा परिक्रमण हुआ है। और मुझे लगता है 2029 तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आता नहीं बिल। मैं मैडम 96 में जब बिल आया, उस बिल को इतना विरोध किया, उस बिल को फाड़ के टुकड़े भी कर दिए और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ये बिल सौंपा गया, ये गीता मुखर्जी। और गीता मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल का प्रवाह शुरू हो गया। धीरे धीरे 2010 साथ में आ गया और मेरी नेता सोनिया गांधी, उनकी मंशा थी कि जो राजीव जी का सपना था, जो आधा रह गया था, आधा तो पूरा कर दिया था उन्होंने पंचायतों में, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारी बहनें आना चाहिए, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार 2010 में यह हमारा बिल पारित हो गया राज्यसभा में। लेकिन फिर लोकसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाया। 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी हो गए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो हमें लगा कि अभी तो ये भी करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे यही लोग बोल रहे थे, तो हमें लगा ये करेंगे। 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा मोदी जी को, फिर 15 में लिखा, 16 में लिखा, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा और बताया कि अगर ये बिल आप लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू, हम अनकंडीशनल आपका हमारा सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाओ और ये बिल पारित करो। लेकिन ये नहीं हुआ और जब अभी 9 साल पूरे होने के लिए आए और एक साल दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरफ से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग छीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग, हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है। 2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते, नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस देने की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? जरूरत नहीं थी आपके, तो ये आपकी तैयारी है क्या? तो ये सब जगह पे यहाँ पे उनका उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री कल मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि जब एक परिवार के 2 लोग
इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं। जब एक परिवार की एक हमारी महिला नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं, एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, एक ही हमारे परिवार के एक बच्चा लड़का हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत का दुकान इनके नफरत के बाजार में खोलने के लिए भारत जोड़ो करके निकलता है। भारत जोड़ो में जब लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी बीच में वो लेह लड़ाक भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। ये जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने और खास तौर पे हमारी महिलाओं ने अपनी मन की बात, मैडम आप एक महिला है, हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते अगर हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है। पंडित जी से लेकर हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है जी। आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दी है उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को आप घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए। और उसके लिए फोटो शॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझने पहले, तो वहाँ पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। कहाँ है हमारा पहला जो वाक्य है, उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ दिख रही है। 3 दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ, और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, वहां पहुंचे आप जहां पहुंचे आप छलांगे लगा के, आप जहां पे छलांगे लगा के पहुंचे वहां पहुंचे हम भी, मगर धीरे धीरे बस। डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते हैं कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है।
बीजेपी वालों को। उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है। 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है। और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है, इसकी प्रमुख कभी महिला हुई है, ये जरूर बताना चाहिए। और ये बता के उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ नहीं लेना चाहिए। मी मराठीमध्ये फक्त 2 मिनिटं बोलणार, एकच मिनिट मॅडम, झालं तुमचं मराठीमध्ये 1 मिनिटं बोलू दे मला, माझी भाषा आहे ती। आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत तुम्ही आमच्याकडे। आहेत महालक्ष्मी। तर गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचं आहे। आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाले, चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होत्या, रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, ताराराणी, अहिल्याबाई, असे किती नावं आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो। आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या। आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या। आणि हे जे बिल आहे ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत, कास्ट आहे आमच्या, ती कास्ट धरून ओबीसी, SC, ST या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा। धन्यवाद, आपण मला वेळ दिल्यामुळे। जय हिंद। श्रीमती फूलोदेवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी के ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। महोदय, महिला आरक्षण इस बिल ये विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएं चुनी हुई महिला नेत्री हैं। आदरणीय महोदय, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोकसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, ये महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की। 9 साल बाद महिला आरक्षण बिल सरकार ने सुध ली है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है, विपक्ष पूरे आपके साथ है। आज इस बिल का समर्थन देने के लिए हम खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर से
आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्यसभा के इस सफर के दौर में यहाँ पे आई हुई हूँ। ये पंचायती राज की बदौलत, ये राजीव गांधी जी के देन है, ये हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं की देन है, जो महिलाएं आगे आई हैं आज राजनीति स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और विकास की दृष्टिकोण से हर जगह महिलाएं आगे आई हुई हैं। आज आपके सामने महिलाओं के हक दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की संख्या है। निश्चित तौर पर यह हमारे नेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राज्यसभा में हमारे परसेंट के अनुसार महिलाओं की संख्या 17% है और उससे गर्व से कहूँगी कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए और आपने समय नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। समय 11 मिनट बचा था, आपको उसी हिसाब से दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय 30 सेकंड्स मोर। महिला हूँ, थोड़ा सा दया कर 30 लीजिए, सेकंड मोर। थोड़ा सा दया Please, कर लीजिए, 30 2 सेकंड मिनट मोर। का टाइम दीजिए। 30 सेकंड, 30 अध्यक्ष महोदय, जब देश की बात आई तो हम देश का भी नेतृत्व किया, पाकिस्तान भी लड़ाई की ओर उसके 2 टुकड़े किए और अगर घर परिवार चलाने की बात आई तो भी हमारे सामने कोई नहीं टिका। आज महंगाई और बेरोजगारी भी लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई में भी चला रहे हैं, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। सामने वाले कह रहे थे कि हम सिलेंडर दिए, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे महंगाई के कारण। आज भी फिर से चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा को फूंक रहे हैं, चूल्हा का धुआं खा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। ये महंगाई के कारण हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और लेकिन सुजीत कुमार, क्योंकि 3 मिनट्स 3 मिनट्स कैरी ऑन सर। थैंक यू मैम। There will be no time for your last speaker. Okay, no time for last speaker. So see the last speaker. 1 minute, man, conclude. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी हम चुप हैं। G20 में देश को शर्मसार नहीं किया हम, क्योंकि देशभक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार बैठने को लोग कह रहे हैं, आपका बात मान रही हूँ, लेकिन इस बिल का यहाँ पे मैं पूरे जोर से समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय सदस्य अमी याचित। Thank you, madam. I stand here on behalf of my party to support the bill. Madam, I have been hearing the speeches on Women Reservation Bill from none less than ministers and leaders. But I think they have been talking only about the social welfare schemes of the present government, and they have mixed up the issue that this is a matter of right to be given to the women. The social welfare schemes are there to strengthen their social standing in society. The crux of this bill is that women need to have political empowerment. She has to come and sit and give her, she has to participate in decision making. That is not happening. And for that, I think we have to go back and see the journey which Rajiv Gandhi started. And Rajiv Gandhi started why? Because when he went traveling to the rural areas, he saw that here there is absolutely no governance, and that is why the Panchayati Raj institutions were brought. And with that, there was 1/3 reservation for women, because there would be never any easy entry for women in the power corridors. He realized that, and that is why he made a speech in the parliament that women are mothers, grandmothers, daughters, and sisters.
But to bring them into the political arena, we need to give them this right. And that is how that law came. And after 20 years, 2.5 decades of the 73rd and the 74th Amendment, we see that there are 40% of the women sarpanchs out of the total 100%, and that was a reply given by the Minister of Panchayati Raj in the Rajya Sabha. Today, that is the situation. Now, what is the spillover effect? When a woman sarpanch sits, she brings to the table her experience, her sensitivity, her participation, and whatever she has experienced as a woman. And that has a spillover effect in the society. And that is where there is a social progress in society. Madam, along with that, you have to see the journey. After Rajiv Gandhi's vision, Sonia ji carried on that vision, and she insisted that the bill be passed for legislative assemblies and the Lok Sabha. She tried her best. The bill was passed in the Rajya Sabha in 2010. But alongside, under UPA 1 and UPA 2, we also had legal empowerment, right-based laws, which gave power to the women within the domestic sphere. Domestic Violence Act, which was removed from the criminal jurisprudence to a civil environment. She could knock the doors of the family courts. Came the law post-Nirbhaya, which was to see that women in public spaces get legal protection. That also is empowerment. After that, madam, came the sexual harassment at workplace. So in workplace also, all the 3 spaces, women were given protection by way of right. And this is the constitutional mandate that women and men are equal before law. This is what is the crux of reservation. We don't want to hear policies. We don't want to hear about Ujjwala. We don't want to hear about all this other policies of the government. Talk on reservation. You have brought a bill with conditions, with caveats. That means your intention is not fair. You do not want to give empowerment to women. You do not want women to sit in decision-making procedures. You do not want her to be having a political empowerment alongside you. What is that which you are fearing? And why have you put such programs in it? Delimitation and census. They are in your hands. What were you doing for 9.5 years? What have you been doing for 9 years? You have only done lip service. You want to make tall claims. You want to think that every space is a rally. Every space has only political passions. You do not want to actually translate social justice embedded in the Constitution of India to the women of this country. Women need political empowerment. She wants to sit and take decisions. During the corona time, we saw that women got all the infrastructure for online empowerment. Again, it was Rajiv Gandhi's vision to take the country in the 21st century while he was in the 20th century. That women and everyone should have these computer systems, and that is why today we are empowered socially. Women have mobile telephony. Women have all kind of online applications. You talk of digital India. You talk of mother of democracy, but you don't want the mothers to sit with you. You don't want to give them the rightful place in political empowerment. So, ma'am, there was legal empowerment in UPA 1, UPA 2. Women got all the rights. Women got all the infrastructure during that time. Right to food, right to education. And that is where women are today. Graduating, going for post-graduations, and we have the scientists. And let me give one example, madam. One of the largest banks had a chairman and MD who was manning the position. The position was women in that seat. So you mean to say that she was born in 2014, she finished her schooling in 2015, she graduated in 2016, and she became the chairperson MD in 2018? The education system infrastructure was put in place post-independence. And I would like to bring to your notice, ma'am, just one minute. Just 1 minute. If you are talking of democracy, democracy needs development, and development can happen only if you give freedom of right. Freedom to exercise that right, which is in the Constitution, to the women of this country. The women have to be a part of participatory democracy and decision-making processes. And that is where I think this reservation bill has to be implemented right away, without caveats and without any conditions. Thank you, ma'am.